सबसे पहले हमारे पास है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। एट द एंड ऑफ दिस यूनिट द लर्नर्स विल बी एबल टू, इस यूनिट को स्टडी करने के बाद आई होप कि आप सब हज़रात इस काबिल हो जाएंगे। डिफाइन द की टर्म्स, के जितने भी की टर्म्स है ह्यूमन ईयर की एनाटमी एंड फिजियोलॉजी के हवाले से आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन ईयर की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को आप लोग इजीली डिस्क्राइब कर पाएंगे। डिस्क्राइब द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड थ्रू द ईयर, डिस्क्राइब द फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम। सबसे पहले हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर्स, जिसे हम की टर्म्स भी बोल सकते हैं, जो हमने ऑब्जेक्टिव में पढ़ा कि इसमें हम की टर्म्स भी डिफाइन करेंगे। तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर्स है इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई एक रिसेप्टर्स वो एमसीक्यूज में दे सकते हैं किसी भी एग्जाम में। तो आइए इसको स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है कीमोरिसेप्टर्स। Chemoreceptors responds to chemical including odor, taste and body fluids composition. कीमोरिसेप्टर्स कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? कीमोरिसेप्टर्स हमारे बॉडी में वो रिसेप्टर्स होते हैं जो किसी भी ऑर्डर या स्मेल, यानी किसी भी ऑर्डर, स्मेल, टेस्ट और बॉडी फ्लूइड की कंपोजिशन को जो वो रिसेप्टर जो रिस्पॉन्स शो करते हैं, तो वो कौन से रिसेप्टर्स कहलाते हैं? कीमो रिसेप्टर्स कहलाते हैं। जिस तरह अगर ऑर्डर की बात की जाए तो ऑर्डर हम स्मेल करते हैं थ्रू नोज, क्या? इंटरनल नोज, नेजल कैविटी। तो नेजल कैविटी में हमारे पास ऑर्डर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कीमो रिसेप्टर्स बोलते हैं। अगर टेस्ट रिसेप्टर्स की बात की जाए तो टेस्ट रिसेप्टर्स कहां पर होते हैं? टंग में पाए जाते हैं, और उस रिसेप्टर्स को हम क्या बोलते हैं? कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। तो कीमो रिसेप्टर्स वो रिसेप्टर हो गए जो हमारे बॉडी फ्लूइड की कंपोजिशन, साथ ही साथ ऑर्डर, स्मेल एंड टेस्ट के को जो रिस्पॉन्स शो करते हैं, तो वो रिसेप्टर्स कीमो रिसेप्टर्स कहलाते हैं। द सेकंड वन एज थर्मोरिसेप्टर्स। थर्मोरिसेप्टर जैसा कि नाम से पता चल रहा है, द वर्ड थर्मो मीन हीट। तो थर्मोरिसेप्टर्स वो रिसेप्टर्स होते हैं जो कोल्ड एंड हॉट को क्या करते हैं? रिस्पॉन्स शो करते हैं, यानी गर्मी और सर्दी, जो भी कोल्ड हो या हॉट हो। अगर कोल्ड मौसम के हवाले से बात की जाए तो जिस तरह कोल्ड मौसम में हम चले जाते हैं, हमारी बॉडी क्या करती है? उसको डिटेक्ट करती है, हम कोल्ड फील करते हैं। या अगर हमें कोई कोल्ड चीज हम टच करें, सही है, क्या करें? टच करें तो कोल्ड एनवायरनमेंट हम फील करते हैं। या इसके अलावा अगर हम गर्मी में चले जाते हैं तो वहां पर हम क्या स्वीटनेस आती है, हमें गर्मी फील होती है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो होता है उसमें गर्मी ज्यादा होती है, जबकि इंटरनल हमारी का बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सी आर 96.8 फ़ारेनहाइट की होती है। तो उस टाइम जो रिस्पॉन्स शो करते हैं जिसकी वजह से हम कोल्ड एंड हॉट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो वो कौन से रिसेप्टर्स रिस्पॉन्स शो करते हैं? थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं, थर्मो रिसेप्टर्स कहलाते हैं। द थर्ड वन इज नोसिसेप्टर्स। Nociceptors are pain receptors which responds to tissue damage resulting from trauma, ischemia, etc. Nociceptors वो रिसेप्टर्स होते हैं जो हमारे पेन को रिस्पॉन्स शो करते हैं, जो पेन के स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं। ड्यूरिंग ट्रॉमा अगर बात की जाए, ड्यूरिंग ट्रॉमा में क्या होता है? जब हमें कोई ट्रॉमा हो जाती है तो ट्रॉमा के दौरान जो हम पेन महसूस करते हैं, तो उस पेन को रिस्पॉन्स शो करता है, कौन डिटेक्ट करता है? नोसिसेप्टर्स करते हैं। और ये रिसेप्टर्स बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन, डिफरेंट टिश्यू में पाए जाते हैं। द फोर्थ वन इज मेकेनोरिसेप्टर्स। मेकेनोरिसेप्टर्स रिस्पॉन्स टू फिजिकल डिफॉर्मेशन काज्ड बाय वाइब्रेशन, टच, प्रेशर, स्ट्रेच और टेंशन। मेकेनोरिसेप्टर्स को हम फिजिकल रिसेप्टर्स भी बोलते हैं। ये वो रिसेप्टर्स होते हैं जो भी हमारे पास फिजिकली जितने भी चेंज आते हैं, अगर बात की जाए वाइब्रेशन की, किसी भी वाइब्रेशन को अगर हम रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं या किसी टच को, ये सारे फिजिकली होते हैं। या प्रेशर को या स्ट्रेच और टेंशन को जो हम डिटेक्ट करते हैं, रिस्पॉन्स शो करते हैं, तो वो कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? मेकेनो रिसेप्टर्स कहलाते हैं। द फोर्थ वन इज फोटोरिसेप्टर्स। द वर्ड फोटो मीन लाइट। तो इससे ही हमें पता चलता है कि ये वो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हमारे लाइट रेस को क्या करते हैं? रिस्पॉन्स शो करते हैं, उसको डिटेक्ट करते हैं, जो कि हमारे आई में प्रेजेंट होते हैं। फोटोरिसेप्टर रिस्पॉन्स टू लाइट लाइक आईज। प्रोप्रियोरिसेप्टर्स। प्रोप्रियोरिसेप्टर्स वो रिसेप्टर्स होते हैं, द लास्ट वन इज प्रोप्रियोरिसेप्टर्स। प्रोप्रियोरिसेप्टर्स वो रिसेप्टर्स होते हैं
जो हमारे बॉडी के पोजीशन के साथ साथ इसकी बॉडी की क्या करते हैं, पोजीशन को भी मेंटेन करते हैं, या हमारी बॉडी के पोजीशन और मूवमेंट के अलावा जितने भी हमारे बॉडी के पार्ट्स जितने भी है, चाहे हैंड, हेड, फीट, जितने भी हमारे बॉडी के पार्ट्स है, अगर उसकी मोशन और मोमेंट एंड पोजीशन की बात की जाए तो उसको डिटेक्ट करना और उसको क्या करना, मेंटेन करना, ये कौन से रिसेप्टर्स का काम है। इस रिस्पॉन्स को डिटेक्ट कौन करता है, तो वह प्रोप्रियो रिसेप्टर्स कहलाते हैं। Proprioceptors sense the position and movement of the body or its parts. They are found in muscles. कहाँ पर होते हैं? MCQs के लिहाज से इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि the proprioceptors are found in muscle, tendon, joints and the proprioceptors are found in muscles, टेंडन एंड जॉइंट कैप्सूल। कहां पर प्रेजेंट होते हैं? मसल्स में, टेंडन में एंड जॉइंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, एनाटॉमी ऑफ द ह्यूमन ईयर। एनाटॉमी ऑफ द ह्यूमन ईयर को फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं। द ईयर हैज 3 रीजन्स। जो ह्यूमन एयर है उसके कितने रीजन्स हो? 3 पार्ट्स में हमने क्या किया है, उसे डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन एज आउटर ईयर, या इसको हम एक्सटर्नल एयर भी बोल सकते हैं। द सेकंड वन एज मिडल एयर एंड द लास्ट वन, थर्ड वन एज इनर एयर। द फर्स्ट 2 आर concerned only with the transmitting the sound to the inner air, जो के first 2 parts of the air है, the outer air and the middle air, ये कंसर्न करते हैं। इसका काम क्या है? इसको हम जस्ट ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव्स, क्या काम है उनका, क्या ये क्या करते हैं? इनर एयर को ट्रांसमिट करते हैं, किस चीज को? साउंड वाइब्रेशंस को, साउंड वेव्स को। एक्सटर्नल एयर, the external ear is a funnel shaped tube called auditory canal that conduct air vibration to the eardrum. एक्सटर्नल एयर में हमारे पास क्या क्या आते हैं? एक्सटर्नल एयर को हमने फर्दर डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में। द फर्स्ट वन इज ऑडिटरी कैनाल एंड द सेकंड वन एज द फ्लैशी पार्ट, यानी जो आउटसाइड कवरिंग है। आगे जाके डायग्राम में हम इस चीज को आइडेंटिफाई करेंगे, क्लेरिफाई करेंगे। पिना, यानी जो फ्लैशी पार्ट, आउटसाइड पार्ट होते हैं, जो फर्स्ट, जिसे हम ऑरिकल्स भी बोलते हैं। तो 2 पार्ट्स में हमने एक्सटर्नल एयर को डिवाइड किया है। द फर्स्ट फनल शेप ट्यूब कॉल्ड द ऑडिटरी कैनाल दैट कंडक्ट एयर वाइब्रेशन टू द एयर ड्रम, जो क्या करते हैं? एयर वाइब्रेशन को कंडक्ट करके किस चीज को देते हैं? एयर ड्रम को देते हैं। एंड द आउटर फ्लैशी पार्ट ऑफ एयर इज पेना और ऑरिकल्स, और जो फर्स्ट आउटर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ईयर है जिसे हम ऑरिकल्स या पेना बोलते हैं। द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल कंटेन्स अ फ्यू हेयर्स एंड स्पेशलाइज्ड स्वीट ग्लैंड कॉल्ड सेरेमिनस। सेरेमिनस क्या होते हैं? एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि ऑडिटरी कैनाल में फ्यू हेयर सेल्स के साथ साथ स्वीट ग्लैंड होते हैं, और उस ग्लैंड को हम कौन से किस नेम से जाने जाते हैं? वह ग्लैंड सेरेमिनस ग्लैंड कहलाते हैं। दैट सिक्रीट द एयर वैक्स आर सेरामिन, जो सिक्रीट करते हैं किस चीज को? एयर वैक्स को, या इसे हम सेरामिन भी बोलते हैं। सेरामिन इस वजह से बोलते हैं कि इसको सिक्रीट कौन कर रहा है? सेरेमिनस ग्लैंड करते हैं, तो उस वजह से हम इसको सेरामिन बोलते हैं, नहीं तो इसको हम एयर वैक्स बोलते हैं। MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि द स्वीट ग्लैंड फाउंड इन द ह्यूमन external air in the auditory canal is called seminous gland, which secrete the airwax or semen. The hair and semen help prevent the entry of dust and microbes from entering the air. और इस सेरेमिनस फ्लूइड का या जो हेयर्स पाए जाते हैं ऑडिटरी कैनाल में, इसका फंक्शन क्या है? ये डस्ट पार्टिकल, इसके साथ साथ माइक्रोब्स की जो एंट्री होती है ह्यूमन एयर में, एज अ फर्स्ट लाइन डिफेंस काम करते हैं, उसे एंटर होने नहीं देते हैं। The second part is the middle ear. It is located in the tympanic cavity of the temporal bone. अगर बात की जाए तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द एयर को हटाकर जो मिडल एयर एंड इनर एयर है, ये कौन से? टेम्पेनिक कैविटी ऑफ द टेम्पोरल बोन में मौजूद है। एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि द ह्यूमन एयर मिडल एंड इनर पार्ट आर लोकेटेड इन द टेम्पेनिक कैविटी ऑफ द टेम्पोरल बोन। इट बिगेन्स विद द एयर ड्रम, एयर ड्रम से स्टार्ट होता है, या इसे हम टेम्पेनिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। टेम्पेनिक मेम्ब्रेन जो कि एक्सटर्नल एंड मिडल एयर को क्या करते हैं? एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। तो एयर ड्रम से स्टार्ट होके
Posteriorly, the tympanic cavity is continuous with the mastoid air cells and the mastoid process. और posteriorly क्या, mastoid air cells जहां पर मौजूद होते हैं, जो mastoid process होते हैं, उस तक कंटिन्यू होता है. It is filled with air that enters by way of the auditory eustachian tube, a passageway to the nasopharynx. और इसमें मिडल एयर में इंपॉर्टेंट है कि एडिटरी कैनाल खत्म हुआ. एडिटरी कैनाल को यानी एक्सटर्नल एयर को मिडल एयर से जो सेपरेट करते हैं, वो कौन कर रहा था, वो कर रहा था हमारे पास टेम्पेनिक मेम्ब्रेन या एयर ड्रम. तो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन के अंदर जो मिडल एयर है, उस एयर में एक ट्यूब पाया जाता है, स्पेशलाइज्ड ट्यूब, जिसे हम यूस्टेशियन ट्यूब या एडिटरी ट्यूब बोलते हैं, जो कि एक पैसेज वे है. कहां तक जाती है, नेजोफेरेंस, जो हमारे ह्यूमन एयर को नेजोफेरेंस से मिलाते हैं. और इस यूस्टेशियन ट्यूब का काम क्या होता है कि ये एयर के प्रेशर को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, इक्वलाइज करते हैं. The tympanic cavity 2 to 3 meter wide between outer and inner ear. MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि टेम्पेनिक कैविटी जो होती है वो 2 to 3 मीटर वाइड होती है, आउटर एंड इनर ईच एयर की बीच प्रेजेंट होती है. कंटेन द 3 स्मॉलेस्ट बोन एंड 2 स्मॉलेस्ट मसल ऑफ द बॉडी. ये भी एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे पास बॉडी के स्मॉलेस्ट मसल्स एंड स्मॉलेस्ट बोन जो होते हैं, वो कहां पर प्रेजेंट होते हैं. 3 स्मॉलेस्ट बोन कॉल्ड ossicles and the 2 smallest muscles are present in the middle ear of human. The bones called the auditory ossicles connect the eardrum to the inner ear, जो कि eardrum को inner ear के साथ connect करते हैं. Processing inward. The first bone is malleus, the second is ancus and the third is stapes. The 2 muscles are stapedius, जो 2 smallest muscle of the human body है, जो middle ह्यूमन एयर की मिडल पार्ट में प्रेजेंट होती है. तो उसे कौन से मसल है. द फर्स्ट वन इज स्टेपिडियस. और स्टेपिडियस का काम क्या है, एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है. स्टेपिडियस कनेक्टिंग स्टेपीज टू द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द कैविटी, जो कि क्या करते हैं, स्टेपीज को, जो सबसे स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी है, उसको पोस्टीरियर वॉल जो होते हैं कैविटी के, टेम्पेनिक कैविटी के, उसके साथ कनेक्ट करते हैं. एंड टेंसर टेम्पेनी विच कनेक्ट मेलियस. और दूसरा कौन सा होता है, टेंसर टेम्पेनी मसल्स होते हैं जो कि मेलियस को कनेक्ट करते हैं. द थर्ड पार्ट इज द इनर एयर. द इंटरनल ईयर इज आल्सो कॉल्ड लेबेरियंथ बिकॉज ऑफ इट्स सीरीज ऑफ कैनाल. जो इंटरनल ह्यूमन एयर है उसे हम लेबेरियन भी बोलते हैं. एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है. इट्स बिकॉज ऑफ द इट्स सीरीज ऑफ कैनाल्स, क्योंकि इसमें कैनाल्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं, ट्यूब्स एंड ट्यूब्स होते हैं, तो उस वजह से हम इसको लेबेरियन भी बोलते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ 2 मेन डिवीजन. 2 मेन डिवीजन किए हैं, 2 डिविजन्स पे कंटेन होती है. उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. द फर्स्ट वन इज बोनी लेबेरियंथ and the second one is membranous labyrinth, or the first one is bony inner internal air and the second one is membranous inner air. The bony labyrinth, a series of cavities and tubes, and the tympanic bone divides into 3 parts. जो first bony labyrinth है, फिर फर्दर उसको हमने डिवाइड किया है कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में. ये होता क्या है, कैविटीज है. क्या है, ये एक कैविटी है जो कि प्रेजेंट होती है कहां पर, टेम्पोरल बोन में. और फर्दर उसको हमने बोनी लेबिरिंथ को डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में. द फर्स्ट वन इज सेमी सर्कुलर कैनाल, द सेकंड वन इज द वेस्टिब्यूल. बोथ ऑफ देम कंटेन रिसेप्टर फॉर इक्विलिब्रियम एंड हियरिंग, जिसमें क्या होते हैं, वेस्टिब्यूल्स में रिसेप्टर्स होते हैं इक्विलिब्रियम की. एंड द थर्ड वन इज द कोक्लिया. कोक्लिया विच कंटेन रिसेप्टर्स फॉर हियरिंग. और कोक्लिया में क्या होते हैं, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. कोक्लिया स्नेल लाइक इन स्ट्रक्चर होती है जिसमें रिसेप्टर्स प्रेजेंट होती है. क्या करते हैं, वो हियरिंग में काम करते हैं. जबकि वेस्टिब्यूल जो है वो इक्विलिब्रियम यानी बॉडी के स्ट्रक्चर को एंड बॉडी के पोजीशन एंड मूवमेंट को क्या करते हैं, मेंटेन करने में हेल्प आउट करते हैं.
द बोनी लेबिरियंथ इज लाइन विद पिरास्टियम, बोनी लेबिरियंथ यानी पिरास्टियम ने उसे कवर किया हुआ होता है। पिरास्टियम जो हमने बोन में स्टडी किया था, द फर्स्ट लेयर ऑफ द बोन इज कॉल्ड द पिरास्टियम। तो पिरास्टियम बोनी लेबिरियंथ जो है ये बोन से बना हुआ होता है, तो इसलिए इसको लाइन जो क्या है वो पिरास्टियम मेम्ब्रेन ने किया है। एंड कंटेन पेरीलेम्प, और इस कैविटी के अंदर जो लेम्प प्रेजेंट होती है, जो फ्लूइड प्रेजेंट होती है, इसको हम पेरीलेम्प बोलते हैं। एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि द बोनी labyrinth contains a fluid that's called perilymph, a fluid between the bony and the membranous labyrinth। perilymph क्या होते हैं? ये वो फ्लूइड है जो कि membranous labyrinth and bony labyrinth के बीच प्रेजेंट होती है। the membranous labyrinth is a series of sac inside the bony labyrinth। membranous labyrinth फिर क्या होते हैं? ये सीरीज ऑफ ट्यूब्स है, और होता कहां पे? सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। अ सीरीज ऑफ सैक एंड ट्यूब्स है जो बोनी लेबिरियंथ के अंदर ही प्रेजेंट होती है। इट इज लाइन बाय एपिथेलियल एंड कंटेन्स एंडोलेम्प, और जो कि एपिथेलियम से बना हुआ होता है, एपिथेलियल सेल का। एंड कंटेन एंडोलेम्प, और जो मेम्ब्रेनियस लेबिरियंथ में जो फ्लूइड प्रेजेंट होती है वो एंडोलेम्प कहलाती है। और एंडोलेम्प का काम क्या है आगे जाकर हम इसको स्टडी करेंगे। और एंडोलेम्प को सिक्रीट कौन कर रहा है? तो एपिथेलियम का या एपिथेलियम जहां पर जिक्र आया हो तो इट्स मीन के ये सेल क्या करते हैं? सिक्रीशन कर रहे हैं। द वेस्टिब्यूल एज द ओवल सेंट्रल पोर्शन आर चैम्बर ऑफ द बोनी लेबिरियंथ। वेस्टिब्यूल क्या है? ये सेंटर पोर्शन ऑफ द बोनी लेबिरियंथ है। प्रोजेक्टिंग सुपीरियरली एंड पोस्टीरियरली फ्रॉम द वेस्टिब्यूल आर द 3 बोनी सेमी सर्कुलर कैनाल। और वेस्टिब्यूल के क्या सुपीरियरली, पोस्टीरियरली और इंफीरियरली प्रोजेक्शन होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? सेमी सर्कुलर कैनाल कहते हैं। सेमी सर्कुलर उसको क्यों बोलते हैं? सेमी सर्कुलर हम उस वजह से बोलते हैं कि वो हम मुकम्मल सर्कल नहीं होते हैं, जो सेमी सर्कुलर कैनाल होते हैं। तो आगे जाकर इस चीज को हम एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे और डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। Cochlea. What is cochlea? Cochlea, firstly I said it. Cochlea is a snail-like in structure. The cochlea has 3 fluid-filled chambers separated by membranes. Cochlea क्या होते हैं? ये एक fluid-filled chambers है जो कितने 3 chambers पर मुश्तमिल होती है, और उसको membrane ने उस chamber को एक दूसरे से क्या किया है? सेपरेट किया है। The superior one is called scala. The middle one is called vestibuli, and the third one is cochlear duct, and the inferior one is the scala tympani. कितने होते हैं? 3 chambers होते हैं। The first one is called scala vestibuli. The second one is called the middle one is called scala media, or cochlear duct भी इसको हम बोल सकते हैं। एंड द इंफीरियर वन इज कॉल्ड, द लास्ट वन इज कॉल्ड स्केला टेम्पेनाई। तो कितने चैम्बर्स होते हैं? 3 चैम्बर्स होते हैं जो कि कोक्लिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करते हैं? एज अ रिसेप्टर्स काम करते हैं, क्योंकि कोक्लिया एज अ स्पाइरल ऑर्गन, ये एक स्पाइरल ऑर्गन है, और इसका काम क्या है कि ये हमारे साउंड वेव्स को चेंज करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल से, मैकेनिकल सिग्नल से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में। Within the scala media is the organ of Corti, which is a thick epithelium with associated structure. It converts vibration into narrow impulse. और scala media के अंदर एक organ पाया जाता है। scala media के साथ एक organ होता है ह्यूमन ईयर की अंदर। उस organ को हम organ of कोर्टाई बोलते हैं। उसका काम क्या होता है कि ये हमारे पास वाइब्रेशन को कन्वर्ट करते हैं नरो इम्पल्स में। तो नरो इम्पल्स में वाइब्रेशन को कन्वर्ट करने का काम क्या है? विद इन द स्केला ऑर्गन इज प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। द एपिथेलियम एंड द कोर्टाई इज कंपोज्ड ऑफ हेयर सेल एंड सपोर्टिंग सेल। और जो एपिथेलियम बना हुआ होता है ऑर्गन ऑफ कोर्टाई का, वो हो एपिथेलियल और इसके साथ साथ कुछ सपोर्टिंग सेल से बना हुआ होता है। यह हमारे पास डायग्राम है। जो फर्स्ट हमने बात की, ह्यूमन एयर को हमने डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में। द फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल एयर, दिस वन यहां से लेकर यहां तक, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल एयर बोलते हैं।
एक्सटर्नल एयर के फर्दर हमने बात की थी, टू पार्ट्स होते हैं, ये है ऑरिकल्स या इसे हम एयर पिना भी बोलते हैं, एंड द सेकंड वन इज द ऑडिटरी कैनाल और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जो साउंड, और इन दोनों का काम क्या है, ये साउंड की वाइब्रेशन को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं इंटरनल एयर इनर मिडल एयर में लाने के लिए। और जो मिडल एयर एंड एक्सटर्नल एयर को सेपरेट किया है जिस मेम्ब्रेन ने, जिसे हम टेम्पेनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं या एयर ड्रम बोलते हैं, तो ये है, ये क्या है, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है जिसने सेपरेट किया है एक्सटर्नल एंड मिडल एयर को एक दूसरे से सेपरेट किया है। उसके बाद हमारे पास स्टार्ट होता है क्या, मिडल एयर। मिडल एयर की हमने बात की कि ये पोर्शन जो है हमारे पास, ये मिडल एयर कहलाता है। मिडल एयर में 3 स्मॉलेस्ट बोन आपको नजर आ रहे हैं जो कि मेलिस, स्टेपीज एंड एंकिस पाए जाते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक ट्यूब प्रेजेंट होती है जो हमने बात की कि उस ट्यूब को हम यूस्टेशियन ट्यूब या एडिटरी ट्यूब बोलते हैं, और वो जाकर ओपन होता है, कहां पर ओपन होता है, ओरोनेसोफेरिंक्स में ओपन होता है। और उस ट्यूब का काम क्या है, वो एयर के प्रेशर को इक्वलाइज करते हैं। इसके अलावा यहां पर हमारे पास 2 टाइप्स के विंडो आते हैं जो कि मिडल एयर को एक इंटरनल एयर के साथ मिलाते हैं, इंटरनल एयर के साथ कनेक्ट करते हैं, जो कि क्लियरली आप लोग यहां देख सकते हैं, नजर आ रहा होगा डायग्राम में। ये रहा ओवल विंडो एंड राउंड विंडो। ये क्या करते हैं, मिडल एयर को इंटरनल एयर के साथ कनेक्ट करते हैं। इसके बाद हमने बात की थी इंटरनल एयर की। इंटरनल एयर की हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं, बोनी लेबिरियंथ एंड मेम्ब्रेनियस लेबिरियंथ। उसके साथ साथ हमने बात की थी, इसमें बोनी लेबिरियंथ में सेमी सर्कुलर कैनाल आते हैं, ये जो है सेमी सर्कुलर कैनाल्स बोलते हैं। ये बिल्कुल फुली सर्कल नहीं होते हैं, सेमी सर्कल होते हैं, तो उस वजह से हम इसको सेमी सर्कुलर कैनाल बोलते हैं। इसके अलावा हमने बात की थी कॉकलिया की, जो क्या है, एक स्पाइरल आर्गन है, और इसका काम क्या है कि ये हमारे पास इसमें एक आर्गन पाया जाता है, उसे हम आर्गन ऑफ कोर्टाई बोलते हैं, जिसका काम क्या होता है कि नरो इम्पल्स, मैकेनिकल इम्पल्स को यानी साउंड वाइब्रेशन को चेंज करते हैं नरो इम्पल्स में। और इससे आगे कंटिन्यू होता है हमारे पास, क्या कंटिन्यू होता है यहां से, कोक्लियर नरो। कोक्लियर नरो का काम क्या है कि ये इस नरो इम्पल्स को लेकर जाएगा, कहां पर, ब्रेन में लेकर जाएगा। इसके बाद हम स्टडी करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग, कि हम हियरिंग किस तरह से करते हैं। फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग, द फॉलोइंग इवेंट्स आर इन्वॉल्व इन द हियरिंग। जो हम किसी बात को सुनते हैं, जो बात हमारे कानों तक पहुंचती है, तो ये हम डायरेक्टली नहीं सुन सकते हैं। जो साउंड कलेक्ट किया, साउंड वाइब्रेशन को ये ब्रेन में जाएगा, किस तरह से जाएगा, इसको अब हम स्टडी करते हैं। The auricles directed sound waves and to the auditory canal. The first हमने बात की auricles जो क्या करते हैं, या ear पिना वो साउंड वेव्स को कलेक्ट करके डायरेक्ट करती है ऑडिटरी कैनाल की तरफ। The sound waves strike the air drum and gets it vibrate. और ये साउंड वेव जाकर एयर ड्रम को या टेम्पेनिक मेम्ब्रेन को टच करते हैं, और वो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन क्या करते हैं, वाइब्रेशन स्टार्ट करता है। द सेंट्रल एरिया ऑफ द एयर ड्रम इज कनेक्टेड विद द मेलियस, और उसी एयर ड्रम का सेंट्रल एरिया जो होता है वो कनेक्ट होता है मेलियस के साथ, जो कि क्या है, स्मॉल बोन है जो मिडल एयर में प्रेजेंट होता है, विच स्टार्ट टू वाइब्रेट। और वो मेलियस क्या हो जाता है, स्मॉल बोन वाइब्रेशन स्टार्ट करता है। द वाइब्रेशन इज ट्रांसमिटेड टू द एंकस, और इसके साथ एंकस जो है डायरेक्टली अटैच होता है मेलियस के साथ, तो एंकस भी वाइब्रेशन शुरू करता है। एंड देन टू द स्टेपीज, और इसी तरह वाइब्रेशन स्टेपीज तक जो स्मॉलेस्ट बोन है उस तक पहुंच जाती है। एज द स्टेपीज मूव्स बैक एंड फ्रंट, इट्स वाइब्रेट द मेम्ब्रेन ऑफ द ओवल विंडो। जिस तरह हमने बात की कि ओवल विंडो क्या करती है, मिडल एयर को इंटरनल एयर से कनेक्ट करती है, तो जैसा ही स्टेपीज ने, स्मॉलेस्ट बोन ने क्या वाइब्रेशन स्टार्ट किया, बैक एंड फोर्थ मोशन स्टार्ट किया, तो वह वाइब्रेट करती है मेम्ब्रेन ऑफ द ओवल विंडो को। The movement of the oval window vibrates the fluid and the पेरिलम्प। पेरिलम्प के अंदर, पेरिलम्प जो फ्लूइड प्रेजेंट होती है, तो जैसा ही इस विंडो ने, ओवल विंडो ने क्या वाइब्रेशन स्टार्ट किया, तो वो उस पेरिलम्प को क्या करती है, वाइब्रेट करती है, जो कि कोक्लिया में प्रेजेंट होती है।
एंड फाइनली द एंडोलिम्फ इनसाइड द कोक्लियर डक्ट, और उसके अलावा कोक्लियर डक्ट के अंदर एक लिम्फ प्रेजेंट होती है, एक फ्लूइड प्रेजेंट होती है, और उस फ्लूइड को हम एंडोलिम्फ बोलते हैं। द एंडोलिम्फ वो भी वाइब्रेशन स्टार्ट करती है। द एंडोलिम्फ वाइब्रेट्स द हेयर सेल, और वहां पर हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो एंडोलिम्फ क्या करती है, हेयर सेल की वाइब्रेशन स्टार्ट करती है, हेयर सेल भी वाइब्रेट होना शुरू होती हैं। And the organ of corti which stimulates and the vestibulocochlear nerve, और उसके साथ कौन सी वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व अटैच होती है, 8 नंबर नर्व वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व, वो उस हेयर के साथ अटैच होती है, वो वहां पर प्रेजेंट होती है ऑर्गन ऑफ कोर्टाई के साथ। तो वो क्या करते हैं, वो उस इम्पल्स को क्या करती है, डिटेक्ट करती है। नर्व नंबर 8 टू ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स टू द मेडुला, और उस नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करती है पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, कहां पर, मेडुला में, और वहां पर उस साउंड के खिलाफ क्या हो जाती है, प्रिस्क्रिप्शन हो जाती है, और वहां से फिर जो है उसी सेम नर्व के हिसाब से वो उसी तरह बैक मूवमेंट करती है। अब हम पढ़ते हैं फिजियोलॉजी ऑफ इक्विलिब्रियम। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि साउंड वेव्स किस तरह से हम कलेक्ट करते हैं, कौन कौन से ऑर्गन शामिल होते हैं उसमें, और वो फिर किस तरह से कौन कौन से ऑर्गन जो है वो वाइब्रेट होके आखिरकार कहां से जो है हमारे पास नर्व निकलती है और किस तरह से ब्रेन तक वो सिग्नल पहुंचता है। अब हम स्टडी करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ इक्विलिब्रियम कि हम बॉडी के स्ट्रक्चर को, यानी कि हमने स्टडी किया था कि ह्यूमन ईयर जो है ये ऑर्गन ऑफ हियरिंग भी है, और इसके साथ साथ इक्विलिब्रियम में भी हेल्प आउट करते हैं। तो इक्विलिब्रियम में किस तरह से हेल्प आउट करते हैं, बॉडी के स्ट्रक्चर को किस तरह से मेंटेन रखते हैं, ये अब हम स्टडी करते हैं। द पोजीशन ऑफ द सेमी सर्कुलर कैनाल एज वाइटल इन द मेंटेनिंग द इक्विलिब्रियम बोथ स्टैटिक एंड डायनामिक, पार्टिकुलरली ऑफ द हेड। अब क्या होता है, जो हमने बात की थी, सेमी सर्कुलर कैनाल प्रेजेंट होते हैं इंटरनल एयर में, जो कि इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने में डायनामिक यानी मोशन का हालत हो या फिर हमारे पास स्टैटिक हालत हो, तो दोनों में बॉडी के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट रूल परफॉर्म करता है वो सेमी सर्कुलर कैनाल होते हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल कहलाते हैं। एंड द एम्प्यूला, एम्प्यूला क्या है, एम्प्यूला एक डायलेटेड रीजन है, किस चीज का, डायलेटेड रीजन है हमारे पास जो कोक्लिया में, कोक्लिया के अंदर जो हमने 3 पार्ट्स स्टडी किए थे, कोक्लिया के अंदर जो 3 रिसेप्टर्स हमने स्टडी किए थे वेस्कुला, तो उसका डायलेटेड अर्ग पार्ट है एम्प्यूला। The dilated portion of the each canal, dilated portion, each canal जितने भी सेमी सर्कुलर कैनाल होते हैं तो उसके एक dilated portion होता है, उस dilated portion को हम एम्प्यूला बोलते हैं। The dilated portion of each canal contain a group of hair cells. By moving head, the head cells are bent by the hair cells are bent by the endolymph and the एम्प्यूला। अब क्या होता है, जैसा कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर ले लें कि जब हमें नींद आता है, हम गाड़ी में सफर कर रहे हैं, तो हमारा हेड एक तरफ चला गया। अगर हमारा हेड एक तरफ चला गया तो उसी तरफ क्या होता है, एम्प्यूला में क्या होते हैं, हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं एंडोलिम्फ के अंदर, तो वो सारा एंडोलिम्फ उस हेयर सेल्स को क्या करते हैं, टच करते हैं, और जैसे ही वो हेयर सेल टच हो गया तो उस तरह से वो दूसरे हेयर सेल को टच होता है, तो वहां पर क्या होते हैं, नर्व होते हैं, और वो नर्व क्या करते हैं, फौरन हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं, और जैसा कि हम डायरेक्टली अचानक से क्या करते हैं, जाग जाते हैं फिर से, हम जिस तरह कहते हैं खूब मजंगवा। बेंडिंग ऑफ द हेयर बंडल्स प्रोड्यूस रिसेप्टर पोटेंशियल, और इस तरह से जब बेंड हो जाती है हेयर सेल तो वो क्या करते हैं, पोटेंशियल रिसेप्टर पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं, पोटेंशियल रिसेप्टर बन जाता है, और वो पोटेंशियल रिसेप्टर जो है वो जाके हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं, और ब्रेन को स्टिमुलेट होने के बाद क्या करते हैं, हम अचानक से जाग जाते हैं, अपने हेड को क्या करते हैं, सीधा करते हैं। द रिसेप्टर पोटेंशियल लीड्स टू नर्व इम्पल्सेस दैट पास अलोंग द वेस्टिबुलर ब्रांच ऑफ द वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व, और वो किस तरह से जाती है, वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व्स की थ्रू ही जाती है ब्रेन तक।
both cerebellum and cerebrum give feedback to all skeletal muscle and returns to maintain equilibrium। और क्या करते हैं बोन के तो ब्रेन की कौन से पार्ट सेरिबेलम और सेरेब्रम दोनों जो है वो फीडबैक देता है, वो अपना ड्रॉबैक आउटकम्स देते हैं किस चीज को, हमारे ऑल स्केलेटन मसल को, कि वो क्या करे हमारे इक्विलिब्रियम को, बॉडी की स्ट्रक्चर को क्या करे मेंटेन रख सके। तो एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि जो बॉडी के इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए हमारे बोन के कौन सा पार्ट एक्टिव रहता है, कौन से पार्ट का काम है, तो सेरेबेलम एंड सेरेब्रम दोनों इसमें फीडबैक में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने ह्यूमन ईयर को एनाटॉमी फिजियोलॉजी के साथ साथ इसके फंक्शन को भी एक्सप्लेन किया हो। आई होप कि आप लोगों को वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। दूसरी वीडियो तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।